Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you. Welcome again dear. उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल भी अच्छे होंगे, मज़े मज़े में तैयारी कर रहे होंगे। आप को पावर इंजीनियरिंग का जो है ऑलरेडी जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एकदम बन ही जाएगा। आप मेरा पूरा सीरीज आप ज़रूर देख लेंगे। 2014 से स्टार्ट किए, 14 वाला आपका और 2015 का, 2016 का, ये सब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी हम 2018 डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि 2017 में ना आपका ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं था, इसीलिए 2017 वाला हम डिस्कस यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। 2018 का करेंगे, फिर 19, 20, 21 वगैरह अवेलेबल तो नहीं है। ऐसे उधर कोरोना की वजह से शायद एग्ज़ाम नहीं हुआ था कुछ, या फिर हाँ कोरोना की वजह से तो एग्ज़ाम नहीं ही हुआ है। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा क्लियर याद भी नहीं है कि किस साल आपका हुआ था। जैसे 19, 20 ये सब में तो नहीं हुआ था, 21 वाला थोड़ा सा ये है, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। आपके पास हो तो ज़रूर भेज दें आप। अब 22 का डिस्कस करेंगे इसके बाद हम। तो देखिए पावर इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये 5th सेमेस्टर में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो प्रीवियस ईयर लिखा हुआ 2018 का डिस्कस कर रहे हैं। एक हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जैसे अभी आपका ख़त्म होगा ना 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम, 6 के लिए आप लोग के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, एकदम तुरंत स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। 5 और 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ डिग्री बढ़िया बनेगा आप लोग का। तो आप ज़रूर तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो है मेरा कोर्स जो है कंप्लीट 5 सब्जेक्ट का हम बता रहे हैं, पूरा कंप्लीट 5 सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, काफ़ी बेहतर। तो ये आपको तुरंत लॉन्च करेंगे हम लोग जैसे आपका 5 ख़त्म होगा। तो आप जो इंटरेस्टेड होंगे वो कर ही लेंगे, क्योंकि देखिए एक बार आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए बेहतर कुछ कर पाएंगे। तो एक सपोर्टिव चार्ज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप जो एप्लीकेशन पे जो कॉस्ट आता है या फिर जो भी चीज़ें आप हमको थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हम आगे और भी कुछ कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे कहानी को हम बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2018 का जो पूछा था। देखिए यहाँ पे ना फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का 2018 में पूछा था। ऑप्शन नहीं दिया था डियर, ऑप्शन नहीं दिया था, फिल इन दी ब्लैंक्स दिया था। कोई बात नहीं, एक तरह से ये और टफ हो जाता है। फिल इन दी ब्लैंक्स ना ऑप्शन से ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, उसमें कम से कम ऑप्शन देख करके दिमाग में आता है। तो देखिए कैसा भी पूछा जा सकता है। अब जब पूछा है 2018 में तो डिस्कस तो इसी को करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। पूछा है पहला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। तो आप इसको तो टिक कर लेंगे, पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है। तो बहुत सारे लेक्चर में ऑलरेडी बताए, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। ठीक है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल को एक और नाम से जानते हैं और ये इसका नाम है, हम ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ दिया जाता पेट्रोल के जगह डीजल कि डीजल इंजन पूछ देता, तो याद रखिए कि डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल पे आप यहाँ पे फिल करते हैं, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, क्योंकि हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्यों बोला गया, ये कहीं पूछ दे कि कांस्टेंट प्रेशर क्यों बोले, कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों बोले, तो बात करिएगा ड्यू टू हीट एडिशन। तो ये हो गया आपका डीजल और इसके बारे में। तो खैर और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 इन्फॉर्मेशन बता दिए। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरेंगे वो भरेंगे ऑटो, ऑटो साइकिल। क्लियर है, ऑटो। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कार्नोट साइकिल इज, क्वेश्चन पूछा कार्नोट साइकिल इज, साइकिल है विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए लिखा है नॉट पॉसिबल, हम आपको पढ़ाए हैं इन एक्चुअल, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो कार्नोट साइकिल इज क्या है, इज इम्प्रैक्टिकल साइकिल। आप लिख देंगे इम्प्रैक्टिकल, या फिर इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं, खैर ऐसे इम्प्रैक्टिकल ज़्यादा सही होगा। इम्पॉसिबल साइकिल, एक इम्प्रैक्टिकल साइकिल है विच इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। या फिर आप कभी कभार आइडियल भी, एक आइडियल साइकिल है, आइडियल साइकिल है ये। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकल ज़्यादा यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, इम्प्रैक्टिकल लिखे ज़्यादा अच्छा, इम्प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा साइकिल है कार्नोट। इसको सिर्फ हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, दूसरा साइकिल को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि इसका एफिशिएंसी सभी साइकिल से मैक्सिमम होता है। तो दूसरे को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए इसके एफिशिएंसी के अगल बगल में नियर है, तो हम कहेंगे नहीं अगला भी जो है पॉसिबल वाला वो बेहतर है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, इसके नियर है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं 100%,
मैक्सिमम होता है ना। तो खैर बाबू अब समझ गए क्या है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, देखिए मैकेनिकल पूछ दिया, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू दी, हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत सारा एफिशिएंसी, और उसमें एक हम बढ़ाए थे मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होगा वो होता है ब्रेक पावर जो कि क्रैंक शाफ्ट के पास होता है अपॉन इंडिकेटेड पावर जो पिस्टन के पास होता है। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे इंडिकेटेड पावर, आईपी इंडिकेटेड पावर जो होता है वो प्लैंक होता है, प्लैंक अपॉन, ये फॉर्मूला होता है प्लैंक अपॉन 60, कभी पूछ दिया जाए तो। और ब्रेक पावर जो होता है ना, ब्रेक पावर बीपी, वो होता है आपका 2π/NT अपॉन 60, ठीक है। तो प्लैंक में P है मीन इफेक्टिव प्रेशर, एल है आपका क्रैंक बोल रहे हैं स्ट्रोक लेंथ, ए है पिस्टन का एरिया, और एन जो है वो आरपीएम है, कितना स्पीड में घूम रहा है। एन जो है के आप याद रखेंगे 1/2 पुट करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, और के का वैल्यू को आप 1 पुट कर देंगे डायरेक्टली, ये किसके लिए, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में ना 2 रिवॉल्यूशन में एक बार पावर मिलता है और इसमें एक ही रिवॉल्यूशन में एक बार पावर, इसीलिए वहां पे किया गया है 1/2 आधा वगैरह करने की रीजन ये है के का। और 2π/NT में एन आपका स्पीड है, टी टॉर्क है, टी याद रखेंगे टॉर्क है, 60 इसलिए डिवाइड किया गया, एन को हम यहाँ पे आरपीएम में लिए हैं, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मिनट में लिए सेकेंड में चेंज करने के लिए। खैर ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ हम दे दिए। तो याद रखेंगे ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर जो होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है, तो यहाँ भराएगा ब्रेक पावर। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस, देखिए क्या है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस, BSFC, हम आपको ये सब बात ना पढ़ाए हैं, ये सब बात ऑलरेडी आपका पढ़ाया हुआ है। ये सब बात ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप उम्मीद है बात को समझ पा रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा है। ये लिखा है सिंपली कि ब्रेक स्पेसिफिक इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी होता है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस BSFC इज डिफाइंड एज द मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड, मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड। तो हम आपको नॉलेज ये एक बार बता दें, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस आप लोग को बताए थे, जिसमें आपको बताए थे मास ऑफ फ्यूल, एम डॉट है ना, मास फ्लो, मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो होगा वो होगा इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर। यूनिट का जब बात करेंगे सोचिए ना, इसका यदि हम किलोग्राम में ले ले, किलोग्राम डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, पावर मतलब किलोवाट वगैरह, तो किलोवाट होगा, आवर होगा। यदि हम m.f को जो है ना ये किलोग्राम आवर में ले लें, किलोग्राम आवर में, मास फ्लो रेट को किलोग्राम आवर में, तो याद रखिएगा किलोग्राम पर किलोवाट आवर, किलोग्राम पर किलोवाट आवर, ये आपका क्या होगा इसका। और यदि इसी तरह से आपका BSFC रहेगा तो आपको बताएं m.f डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर, ये होता है। यूनिट तो आपका सेम ही रहेगा, यूनिट तो आपका सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए ब्रेक वाला पूछा, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू डेवलप, बात यहाँ पे यही होता है ना, इस तरह डिफाइन भी कहते हैं, टू डेवलप 1 किलोवाट, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1 भराएगा, फिर इन द ब्लैंक्स में क्या होगा 1 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 आवर, समझ रहे हैं ना, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 आवर। तो ये ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को रियली में ऐसे डिफाइन किया गया है कि आखिरकार कितना ज़्यादा हमको फ्यूल का जरूरत पड़ेगा, कितना मास का जरूरत पड़ेगा, हम चाहते हैं 1 किलोवाट का ब्रेक पावर डेवलप करना 1 घंटे के लिए,
तो 1 घंटे के लिए हम ब्रेक पावर डेवलप, यानी इंजन मेरा 1 घंटा तक चलेगा डियर, इंजन मेरा 1 घंटा तक चलेगा पूरा, और 1 किलोवाट का हम पावर डेवलप करना चाहते हैं, 1 किलोवाट। तो ये बताइए कितना तेल पिएगा, यानी कितना आपको मास ऑफ फ्यूल का जरूरत पड़ेगा। समझ पा रहे बात को ना? 1 किलोवाट हमारा इंजन डेवलप कर रहा है, 1 घंटा के लिए उसको चलाएंगे, कितना मास ऑफ फ्यूल का रिक्वायरमेंट होगा या कितना मास ऑफ फ्यूल बर्न होगा, तो उसी को बोलते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर डेवलप करने के लिए, जो कि 1 घंटा के लिए इंजन चलेगा, तो कितना मास चाहिए, वो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होगा। उसी को दूसरे तरीके डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे याद रहे 1 किलोवाट के लिए डिफाइन किया गया है 1 किलोवाट। यहाँ से ना कंजम्पशंस का पता चलता है, कितना कंज्यूम नहीं बोलते, माइलेज, यहीं से आपका माइलेज वगैरह का बात होता है। ऑब्वियस है, ज़्यादा पावर रहेगा ना, ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा तो ज़्यादा कंज्यूम भी होगा, ये बात को समझिएगा। ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा ना तो ज़्यादा कंज्यूम होगा फ्यूल, ठीक है। ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि अब देख रहे हैं मास ऑफ फ्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ से भी फॉर्मूला भी देखेंगे ना डियर, तो आपको नजर आएगा कि m.f जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रेक पावर का या इंडिकेटेड पावर का, डायरेक्टली है। यानी जितना ज़्यादा पावर देगा ना इंजन, उतना ज़्यादा तेल भी पिएगा, उतना ज़्यादा तेल का कंजम्पशन भी होगा, तेल भी पिएगा, सिंपल भाषा में भाई। तो याद रखेंगे, यहाँ 1 फील करेंगे 1। आगे बढ़ते हैं। ये मशीन प्रोवाइडिंग एयर एट हायर प्रेशर इज नॉन एज, पूछा है कि एक मशीन जो एयर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके देता है, उस मशीन को क्या बोलते हैं? एक बच्चा ही बता देगा, उसको बोलते हैं कंप्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशर। कंप्रेसर यही काम करता है ना डियर, कंप्रेसर यही काम करता है। एयर का बात किया, एयर, एयर क्या है? गैस है। लेकिन यही एक मशीन जो कि लिक्विड को हाई प्रेशर पे देता है, ऐसा होता है, खैर ऐसा पावर इंजीनियरिंग में नहीं होगा, तो उसको हम लोग पंप बोलते हैं। जो घर में पंप चलाते हैं ना, समरसेबल वगैरह हो गया या खेत पटाने के लिए, उसको पंप बोलते हैं। वो भी प्रेशर ही बढ़ाता है, लेकिन वो लिक्विड का प्रेशर बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एयर लिखा है, एयर जो कि गैस है, कंप्रेसर फील होगा, यानी कि नॉन एज कंप्रेसर। उस मशीन को हम लोग कंप्रेसर बोलते हैं जो कि एयर का प्रेशर को बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेशर रेशियो। देखिए पूछा प्रेशर रेशियो, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या फिर अब जैसे भी होगा। देखिए प्रेशर रेशियो फॉर एन एयर कंप्रेसर इज द रेशियो ऑफ डिलीवरी प्रेशर टू दी, अब कह सकते हैं ना डिलीवरी, अरे डिलीवरी मतलब हाई ही होगा ना, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, डिलीवरी प्रेशर टू दी इनलेट प्रेशर। तो यहाँ पे क्या भराएगा? इनलेट, इनलेट प्रेशर भराएगा बाबू, इनलेट प्रेशर। या फिर इसी को बोल सकते हैं सक्शन प्रेशर, है कि नहीं है? सक्शन, जो सक्शन हुआ, यानी कि कितना पे सक्शन हुआ, कितना पे डिलीवरी हुआ, तो डिलीवरी बाय सक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेशर रेशियो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। उसी को बोलते हैं प्रेशर रेशियो। तो खैर ये तो हो गया प्रेशर रेशियो। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन। देखिए ये भी बात बताया हुआ, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज स्पेसिफाइड इन, कैपेसिटी को आप लोग किस में बताते हैं? तो याद रखिएगा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन में। कैपेसिटी को किस में बताते हैं? टर्न ऑफ, जिसको हम लोग शॉर्टकट में TR बोलते हैं, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 या 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस आइस इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए वो डिफाइन किया गया है, तो उसको बोलते हैं 1 टन। तो कैपेसिटी इसी से बतलाता है। आप कभी सुने होंगे कि एसी जब लगाते हैं ना कमरा में, तो 1.5 टन का एसी लगाया गया है, 2 टन का लगाया गया, बड़ा होगा तो ज़्यादा टन का लगाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा, वो ज़्यादा अमाउंट का हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, तो कैपेसिटी को टन से दिखाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन उसी से पूछ दिया, 1 टन बराबर कितना? बाबू हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि 1 टन बराबर जो होता है ना, 1 टन बराबर वो होता है 3.5 किलोवाट, या फिर इसी को बोल सकते हैं 210 किलो, जो लास्ट लेक्चर में बताए थे, किलो जूल पर मिनट, है कि नहीं है? क्योंकि किलोवाट का मतलब होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड,
ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला कि 1 टन बराबर कभी आपका किलो जूल पर मिनट में हो या किलो वाट में। यहाँ किलो वाट में तो ऑब्वियस है 3.5 को आप फील करेंगे, आंसर होगा 3.5 किलो वाट। 1 टन बराबर, या कभी ऐसा पूछ दे 1 TR बराबर, तो बात एक ही है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी 3.5 किलो वाट प्रैक्टिकली वैल्यू है ये 3.5 किलो वाट को आप भरेंगे, या किलो जूल पर मिनट में हो तो ऐसे भरेंगे आप। ठीक है। तो 8वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी याद रखिएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो होता है ना, ब्रेक पावर बाय होता है हीट सप्लाइड। वैसे ही कभी आपसे पूछ देता इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा भाई, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, क्वेश्चन चेंज कर दे। ये सब बात बताया हुआ प्रीवियस में सब पूछा, देख रहे प्रीवियस वाला रिपीटेड होता है, बहुत रिपीटेड है। तो याद रखिएगा इंडिकेटेड पावर बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कहाँ से होगा भाई? तो आप कहेंगे बर्निंग से। तो हीट सप्लाइड का यहाँ वैल्यू जो होगा ना, हीट सप्लाइड का याद रखेंगे यही होता है m.f इंटू कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है। हीट सप्लाई मतलब फ्यूल बर्निंग से जो हीट निकला ना, उसी को बोलते हैं हीट सप्लाइड। तो वहीं से होगा। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछ दे, कभी आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ दे, खैर ऊपर हम बता चुके हैं। तो याद रखिएगा ब्रेक पावर यानी आउटपुट बाय इनपुट यानी इंडिकेटेड। इंडिकेटेड पहले मिला क्योंकि पहले पिस्टन को मिला तब ना क्रैंक को भेजा। पिस्टन आपका कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसफर किया, फिर कनेक्टिंग रॉड क्रैंक को, इस तरह से आया, तो ये होगा। तो याद रखिएगा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर ऊपर भराएगा डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है डियर, वो आपका है डेटोनेशन। आपको हम आज ही बताए हैं, प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें आपका नहीं था कि यदि हम डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दें तो क्या होगा, तो उसमें डेटोनेशन होगा, नॉकिंग होगा, याद रखिएगा। लेकिन पेट्रोल में डीजल डाल दें तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एक लाइन का जवाब यही होगा। तो डेटोनेशन इज द इंडिकेशन ऑफ कंबसन इन इंजन सिलेंडर। कैसा कंबसन का इंडिकेशन है डेटोनेशन? तो आपका बढ़िया से जवाब होगा एब नॉर्मल कंबसन। कैसा कंबसन? आपको बताया ना एब नॉर्मल, क्योंकि एब नॉर्मल कंबसन से ही डेटोनेशन होता है। तो इसमें आप भर देंगे नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कंबसन से डेटोनेशन नहीं होगा। डेटोनेशन इज द इंडिकेशन ऑफ एब नॉर्मल कंबसन इन इंजन सिलेंडर। एब नॉर्मल मतलब अच्छे से कंबसन ना होना, प्री बर्निंग वगैरह होना, प्री बर्निंग वगैरह होना। ठीक है, प्री बर्निंग वगैरह होना, प्री बर्निंग होना, यही सब कहलाता है नॉर्मल कंबशन। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ आप सीखने को आपको मिला होगा। मिलेंगे कोई और नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है 2022 का है, तो 2022 वाला क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब सारा को देख करके जाएंगे, 100% बनेगा। शो डियर, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप जरूर कमेंट करें। हम बार बार बता रहे हैं आपको, कमेंट करें, हमको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलेगा। कम से कम हम जो डिलीवर कर रहे हैं ना नॉलेज, वो स्टूडेंट तक पहुंच रहा है, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है। अब अच्छा ही नहीं लगे तो कुछ अपने में इंप्रूवमेंट लाएंगे, है कि नहीं है? तो आप ही लोग बिल्कुल भी हमको फीडबैक दे सकते हैं। कहने का मतलब है सिंपली कि आप जरूर कमेंट करके अपना प्यारा सा कमेंट रखें, जो भी आपको लगता है वो कमेंट जरूर कर दें, जो भी फील होता है। और लेक्चर को आप शेयर किया करिए, है ना। शेयर करने में कंजूसी करते हैं, लाइक कर दीजिए थोड़ा, यदि वीडियो पे आते हैं तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए बिल्कुल भी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।